हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन से लेकर उस रेट पर कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट था, जहां हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते थे, वो और उसकी जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी, यानी कंसंट्रेशन का रेट पर जो इफेक्ट आता था वो पूरा ओवरऑल जितना भी है वो वहां तक का सीख रहे हैं। रेट पर टेम्परेचर के इफेक्ट का वो हम दूसरी किसी वीडियो में सीखेंगे। तो आज हम केवल कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट पर क्या होता है और रेट जो है वो क्या चीज है, उन दोनों से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल थे जो एनसीईआरटी की बुक में या राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर है, वो मैं यहाँ सॉल्व करना आपको सिखा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रिएक्शन हमें दी हुई है, इस अभिक्रिया में 2A और B मिलकर के A2B बना रहे हैं। इस अभिक्रिया का दर नियम है कि A की पावर 1 है। A की पावर क्या है? 1 है। कहां से आई? देखो कोफिशिएंट था वो नहीं लगी है, क्योंकि ये जो पावर आती है, ये जो दर नियम होता है, दर नियम में सांद्रता की घात पर जो पावर आती है ये प्रैक्टिकल से आती है, मैंने आपको बता दिया था। ऐसे ही B का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन ये सॉरी ऊपर है, इस B के ऊपर पावर क्या है? 2 है। ओके, ये दर नियम है। यहाँ K की वैल्यू ये दे रखी है, तो देखिए इसकी कोटि कितनी हो गई है अभिक्रिया की? 1 + 2 = 3, थर्ड ऑर्डर की है। और ये K का जो मात्रक था, K की जो यूनिट थी, K की जो यूनिट थी उससे भी पता चल रहा है। K की यूनिट हम निकालते थे, K की यूनिट के लिए फॉर्मूला था हमारे पास मोल की पावर। मोल की पावर आता था 1 - n, लीटर की पावर आता था n - 1 और टाइम की पावर -1 सेकेंड या मिनट में। तो यहाँ क्या हुआ, क्योंकि इसकी ऑर्डर कितनी है? 2 + 1 3 है, तो n की जगह हम 3 पुट कर देंगे तो 1 - 3 क्या आ जाएगी? 2। यहाँ 3 पुट कर देंगे, 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2। तो ऐसे आप इस K के मात्रक से भी अभिक्रिया की कोटि का अंदाजा लगा सकते हैं। जब इस अभिक्रिया को शुरू किया गया तो A की कंसंट्रेशन ये है और B की कंसंट्रेशन ये है, तो प्रारंभिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रारंभिक दर कैलकुलेट करनी है, देखो रिएक्शन को मैं दोबारा लिख लेता हूं। यहाँ 2A + B ये बना क्या रहे हैं? ये A2B बना रहे हैं। और शुरू में T = 0 पर, प्रारंभिक दर का मतलब T = 0 पर T = 0। A की कंसंट्रेशन हमने ले ली है 0.1 मोल पर लीटर और B की कंसंट्रेशन हमने ले ली है 0.2 मोल पर लीटर, या कुछ बना नहीं है। तो अब यहाँ की T = 0 की जो रेट है वो हमें कैलकुलेट करनी है। T = 0 की रेट कैलकुलेट करनी हो तो किसी क्षण की रेट कैलकुलेट करने के लिए, इस क्षण की यानी तात्क्षणिक दर कैलकुलेट करने के लिए दर नियम हमें जाना होगा। रेट = K × A, और A की पावर क्या नहीं है, वो रेट लो में लिखा हुआ था, अभी आपने देखा था, ये 2 था, और B की पावर A की पावर जो थी वो 1 थी और B की पावर क्या आ रही थी? 2 आ रही थी। तो यहां से देख लीजिए, R कैलकुलेट करना है तो K की वैल्यू क्या है वो देखिए आप। K की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁻⁻⁶, तो K हम 2 × 10⁻⁻⁶ लिख देंगे। A की कंसंट्रेशन इनिशियली कितनी है? 0.1 है, तो 0.1 पुट कर देंगे, पावर 1 आ जाएगी। और B की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 0.2 है, और 0.2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये आपकी प्रारंभिक दर आ गई, इनिशियल रेट आ गई। आगे आप इसे सोल्व कर लीजिए। मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन है वो आपके लिए छोटा हूं, आप अपने लेवल पर इसे करें, बिल्कुल आसान चीज आगे की। अब ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ है। सेकंड हाफ क्या कह रहा है? सेकंड हाफ ये कह रहा है कि उस समय की अभिक्रिया की दर ज्ञात कीजिए जब ये घट करके, कौन? A घट करके 0.06 रह जाएगा, यानी A 0.1 से घट करके 0.06 हो जाएगा। ये डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होकर के 0.06 हो जाएगा। उस टाइम, ये T टाइम मान लेते हैं हम, इस टाइम की रेट कैलकुलेट कीजिए। तो अगर इस टाइम की रेट कैलकुलेट करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम के लिए हम दोबारा से इसी इक्वेशन को लिख देंगे कि A की पावर 1 और B की पावर 2। रेट लो इस रिएक्शन का हमें पता है। K की वैल्यू आपको पता है कितनी है? K की वैल्यू आ रही है
2 इंटू 10 की पावर -6। एक ही कंसंट्रेशन घटकर कितनी रह गई इस टाइम पर 0.06, और जो रह गई उसी की हमें कंसंट्रेशन वो रेट कैलकुलेट करनी उस टाइम की। एक ही कंसंट्रेशन ये रहेगी तो बी की क्या रह जाएगी। तो आपको पता है जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका 1, इसके जितने कम होते हैं उसका आधा कम होता है इसका। तो बताइए यहां पर इसका कितना कम हो चुका है, यहां पर इसका कम हो चुका है 0.04, ये कम हो गया क्या। तो जितना यहां कम हुआ है उसका आधा ही बी का कम होगा, तो बी का कम होगा 0.02। अब 0.2 में से 0.02 कम हो गया तो बच कितना गया, इसका बच गया 0.18, ये बच गया। तो बी की कंसंट्रेशन क्या बच जाएगी, बी की कंसंट्रेशन 0.18 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ गई कहानी। तो इस टाइम की रेट आप ये कैलकुलेट कर लीजिए और t = 0 की रेट यहां से कैलकुलेट हो गई। तो इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 2 रेट हमें कैलकुलेट करनी थी और दोनों रेट हमने कैलकुलेट की है बहुत अच्छे से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। तब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का विघटन किया जा रहा है और अमोनिया का विघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, 0 ऑर्डर को फॉलो करती है। इसके लिए K ये है, तो N2 और H2 के उत्पादन की दर लिखिए। देखिए जब शून्य कोटि को यह अभिक्रिया होती है तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो दर है अभिक्रिया, उस अभिक्रिया दर का मान और अभिक्रिया के दर नियतांक का मान एक ही हो जाता है। तो K का मान हमें जो दिया है ये K का मान ही रेट का मान भी है। समझ में आ गई ये चीज। दर और दर नियतांक का मान एक जैसा होता है, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं शून्य कोटि के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें अभिक्रिया की दर पता चल गई, बट N2 हमें पता क्या करना है, N2 और H2 के उत्पादन की दर। तो पहले मैं इसके लिए एक इक्वेशन लिख लेता हूं। इक्वेशन क्या हो गई कि आपने अमोनिया का जब विघटन किया तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स टूट करके ये अणु टूट करके बना रहे हैं N2 और 3H2। तब आप ये बताइए यहां पर मैं अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ द रिएक्शन, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, N2 के पदों में कैसे लिखूंगा मैं, क्योंकि N2 और H2 के उत्पादन की दर ही निकालनी है। तो N2 उत्पाद है तो N2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे इसकी परिवर्तन में लगा समय, और इसको कितने से विभाजित कर देंगे हम 1 से, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। तो ये रिएक्शन की क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। और उत्पाद के पदों में तो प्लस रखेंगे। ऐसे ही अमोनिया के पदों में क्या लिख सकता हूं, हाइड्रोजन के पदों में, सॉरी हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में क्या बदलाव आ रहे हैं डिवाइडेड बाई उस बदलाव में क्या टाइम लग रहा है, आएगा नहीं समझ में। और इसका गुणांक कितना हाइड्रोजन का, उसका भाग लग जाएगा और ये प्लस में रहेगा क्योंकि उत्पाद प्लस में रहता है। अब इस क्वेश्चन में अभिक्रिया की जो दर है वो दर आपको पता है, ये रही। तो यहां से आप क्या लिख दोगे, रेट की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ये रेट की वैल्यू होगी। और N2 में परिवर्तन की दर ये फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है N2 में परिवर्तन की दर ही अभिक्रिया की दर है। तो ये जो रेट आ रही थी ये ही N2 के उत्पादन की दर हो जाएगी। आगे बात समझ, यहां से आप लिख दोगे कि चूंकि अभिक्रिया की दर और N2 में उत्पादन की दर एक दूसरे के समान है, तो जो अभिक्रिया की दर आ रही है, जो K है वही दर है, जो दर है वही N2 के उत्पादन की भी दर है। लेकिन H2 वाले केस में आपको पता है H2 के उत्पादन की दर चाहिए तो ये जो अभिक्रिया की दर इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहां लिख देंगे H2 के उत्पादन की दर, पूरा सॉल्यूशन देखना चाहो तो, के उत्पादन की दर बराबर क्या होगा, 3 को अभिक्रिया दर से गुणा करना पड़ेगा, 3 इंटू अभिक्रिया की दर। और ये जो अभिक्रिया की दर है ये आप निकाल लोगे, कितनी दी हुई थी, ये आपको दी हुई है 2.5 इंटू 10 की पावर -4। यहां से H2 के उत्पादन की दर आ जाएगी। तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इस बार राजस्थान बोर्ड का जो पेपर था 2020 का, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
ये क्वेश्चन आया वहां पे। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, देख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। ये तो लिख लिया आपने, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। ओके, अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अभिकारक के संदर्भ में एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, उसकी दर कैसे प्रभावित होगी जबकि हम अभिकारक की सांद्रता का क्या कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं और आधा कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, दर नियम रेट इज इक्वल टू के और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 2। ये हो गई कहानी। अभिकारक के संदर्भ में एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी, तो मैंने इसके ऊपर पावर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। समझ में आ गई चीज। अब क्या करें, हम अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना कर रहे हैं। केस 1 में, केस 1 था ये, जिसमें रेट जो थी उसको हमने R1 मान लिया और कंसंट्रेशन को R1 मान लिया। सांद्रता R1 हो तो रेट R, ये स्मॉल r1 होगी। केस 2 क्या कहा जा रहा है, केस 2 ये कहा जा रहा है कि कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दे, यानी हम अब कंसंट्रेशन बदल रहे हैं और अब वाली जो कंसंट्रेशन आएगी वो पहले वाली जो कंसंट्रेशन थी उसका 2 गुना आने वाली है। तो बताइए रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अब मैं इसको क्या लिख दूं, अब इसकी रेट चेंज होकर R2 हो जाएगी, के बदलेगा नहीं कंसंट्रेशन से, और अब जो कंसंट्रेशन है R2 वो किसके बराबर है, वो है 2R1 के। समझ में आ गई ये चीज, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये कहानी हो गई। तो अब बताइए R1 और R2 में क्या कोरिलेशन होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, तो यहां हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग दर नियम लिख दिए, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग लगा देंगे, लगा दिया, और इसमें भाग लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, R2 by R1, R2 by R1 के, ये क्या हो गया 2R1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये K और R1 का स्क्वायर हो गया। K से K कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, R2 इज इक्वल टू R1 बाई 2 की पावर 2 क्या हो गई, 4, मीन्स R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू R1। तो हम सीधा क्या कह देंगे कि अब अभिक्रिया का दर, दूसरे केस में दर है उसको हमने R2 माना है, तो सांद्रता दुगनी करने पर जो दर आएगी वो पहली वाली दर की 4 गुना प्राप्त होगी, 4 टाइम्स हमें मिलने वाली। समझ में आ गई ये चीज। ऐसे आदि के लिए कर लोगे क्या आप, अगर आदि है तो ऐसी कंडीशन में इसको मैं क्या लिख दूंगा, यहां पे ये चीज चेंज होने वाली है, अब देखिए आप, ठीक है, मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं इसको। अगर आप क्या करो, बाद वाली जो सांद्रता है, इस थर्ड केस को, सेकंड केस को मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाद वाली सांद्रता पहली वाली सांद्रता की आधी ले ले, R1 by 2 कर ले, तो नई जो रेट आएगी उसको मैं R3 बोल देता हूं। ये क्या आ जाएगी, इसमें इस R1 by 2 लिखना पड़ेगा हमें, नई कंसंट्रेशन पहली वाली कंसंट्रेशन की हाफ है। तो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन इसको हम दे लेते हैं 3। अब तो इक्वेशन 3 में हम इक्वेशन 1 का भाग लगा देंगे, तो R3 by R1, और यहां क्या हो जाएगा, R1 बटे 2, कैसे के कैंसिल हो गया, R1 के स्क्वायर से R1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1/4। कौन आ गया, R3 बराबर, R3 बटे R1 बराबर 1/4। इसका मतलब यहां क्या हुआ, R3 यानी बाद का वेग पहले वाले वेग का 1/4 ही मिलने वाला है, तो वेग 1/4 हो जाएगा अगर सांद्रता आधी कर देंगे, और वेग 4 गुना हो जाएगा अगर सांद्रता 2 गुनी कर देंगे। समझ में आ गई ये चीज। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने लिख लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको रेट लो को 2 बार लिखना है और दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चल रहा है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन में
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया ए के संदर्भ में तो प्रथम कोटि की है, लेकिन बी के संदर्भ में, ए के संदर्भ में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ए के संदर्भ में प्रथम कोटि और बी के संदर्भ में द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। तो इसके लिए अवकलित दर, सॉरी इसको सही कर लें, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अवकलित दर समीकरण। तो दर समीकरण कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या है चेक कर लो, ए की पावर आ जाएगी 1 प्रथम कोटि की है, बी की पावर क्या आएगी 2 क्योंकि ये द्वितीय कोटि है। तो ये तो अवकलित दर नियम लिख दिया। बताओ इसको अवकलित दर नियम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ जो रेट आती है वो तात्क्षणिक दर है और तात्क्षणिक दर अवकलित दर होती है। अब हम क्या करेंगे, बी की सांद्रता 3 गुणा करने पर दर कैसे बदलेगी, ए का कुछ नहीं किया, बी 3 गुणा कर दिया। तो मैं क्या लिख देता हूं, पहले जो रेट थी उसको तो R1 मान लेता हूं और अब रेट हो जाएगी उसको R2 मान लेता हूं। ठीक है, पहले वाले को एज इट इज लिख दूं मैं कि कंसंट्रेशन ए है उसकी पावर 1 है और कंसंट्रेशन बी है इसकी पावर 2 है। अब क्या कर रहे हैं हम, बी की सांद्रता 3 गुणा कर रहे हैं, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 3b अब, ओके। और ए की सांद्रता का कुछ नहीं कर रहे, तो ए रहेगा वो का वो, ओके। और के सांद्रता बदलने से क्या बदलता नहीं है, तो ये से ये कट गया, के से के कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो R2 बटे R1 क्या आ गया 9 बटे 1। यानी बाद का जो वेग है वो पहले वाले वेग का कितनी गुणा आने वाला है, 9 गुणा आने वाला है। कर लो कि बिल्कुल आसान चीज है। या फिर क्या करें, ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी कर दे। तो इसके लिए देख लीजिए, पहले जो रेट थी वो R1 मान लेता हूं, अब जो रेट है वो R2 है। R1 के लिए सेम ऐसे कैसे कि ए की कंसंट्रेशन ए है और बी की कंसंट्रेशन बी है। अब दोनों की सांद्रता को 2 गुना कर रहे हैं, तो अब ए की कंसंट्रेशन 2a हो गई, ओके, और बी की कंसंट्रेशन क्या हो गई 2b हो गई। सही है, के से के कट जाएगा, ए की पावर 1 से ए की पावर 1 और बी की पावर सॉरी 2 है, बी की पावर 2 से बी की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या, यहां 2 की पावर 1 और यहां क्या बचेगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 2 8, तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 8, पहले वाले वेग का 8 गुना हो जाएगा। तो एक की सांद्रता बदले या दोनों की सांद्रता बदले, दोनों तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C14 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी हाफ लाइफ हमको दे रखी है 5730 वर्ष। एक पुरातत्व कलाकृति की एक लकड़ी है, उस लकड़ी में जीवित वृक्ष की तुलना की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन की मात्रा शेष है। कोई भी वृक्ष जीवित था, फिर उसको वो जो जीवित वृक्ष था वो मृत हो गया, मतलब उसको वहां से उखाड़ करके साइड में पटक दिया, सूख गया वो पेड़। अब उस सूखे हुए पेड़ में जो लकड़ी थी उसके अंदर जो कार्बन है वो कार्बन उस जीवित वृक्ष में जितना था उसका केवल 80% ही है। जीवित वृक्ष में जो कार्बन था उसका 80% ही है। तो आपको बताना है कि उस लकड़ी की आयु कितनी हो गई, उस लकड़ी को वहां से काट कर ले जाए हुए कितने दिन हो गए। लकड़ी की आयु का मतलब यह है। तो यह आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव क्षय होता है यह हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, और जब कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है तो प्रथम कोटि के लिए समाकलित दर नियम यहां निकालते हम 2.303 डिवाइडेड बाई टी एंड लॉग उसकी शुरू की कंसंट्रेशन और टी टाइम के बाद की कंसंट्रेशन। तो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि मान लो जीवित वृक्ष में शुरू में इसकी कंसंट्रेशन 100 थी और टी टाइम के बाद में अब इसकी कंसंट्रेशन 80 है, 80% बची हुई है वो, तो बचा हुआ कितना है 80 है, शुरू का कितना है 100 है। तो यहां मैं 100 लिख देता हूं और यहां 80 लिख देता हूं। 80 बचने में कितना टाइम लगा वो हमें क्या निकालना है टी, तो टी हमें कैलकुलेट करना है, और टी आपको कैलकुलेट करना है तो और पता क्या होना चाहिए के दर नियतांक। तो क्या इस रिएक्शन में इस क्वेश्चन में कहीं दर नियतांक दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। फिर क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ दी हुई है। हाफ लाइफ में और दर नियतांक में क्या कोरिलेशन है ये आपको पता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं टी हाफ
इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो के की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और टी हाफ कितना है 5740। तो देख लीजिए यहां से, ये तो के का मान रख दो, टी का मान हमें कैलकुलेट करना ही है, टी तो फाइंड आउट करना है। आर जीरो की जगह आप 100 रख दो, और आर टी कितना बच गया, वो एफ टी रख दो, ये लो। अब आगे केवल सॉल्यूशन बाकी रहा। इस क्वेश्चन में आपको जब परसेंटेज में दे दिया जाए तो शुरू का आप 100 मान ले, तो ये 100 था, अब बचा कितना है 80। कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ जाता है 80% विघटित होने में कितना समय लगा। तो आपको पता है 80% विघटित हो जाएगा तो बचेगा 20। फिर यहां में 20 लिखता, आर टी यहां बचा हुआ लिखना है, विघटित हुआ हुआ नहीं लिखना। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है बचा हुआ। ओके, कर लोगे इसकी कैलकुलेशंस। अब मैं नए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, ठीक है। 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और आप इन क्वेश्चन को देखने के बाद में पता भी लग रहा होगा, आपको आइडिया भी लग रहा होगा कितना इजी टास्क है ये। अगर आपको सीधे फॉर्मूले अगर पता है तो बहुत आसान तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि नाभिकीय विस्फोट का 58.1 वर्ष अर्धायु वाला एक उत्पाद है स्ट्रांशियम 90। यह एक समस्थानिक स्ट्रांशियम जिसकी हाफ लाइफ 28.1 वर्ष है, और ये नाभिकीय विस्फोट में यूज होता है। ओके, यदि हमारे शरीर में कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम स्ट्रांशियम 90 डाल दे, नवजात शिशु में पैदा होती है उसमें कैल्शियम की जगह ये रख दिया जाए, ये प्रवेशित करवा दिया जाए, तो इसको क्या करेगी, अस्थियों में कैल्शियम होता है, तो वो कैल्शियम की जगह स्ट्रांशियम को अवशोषित कर लेगी, तो हड्डियों में जाकर ये सेट हो गया। अब वो जो अंदर चला गया उसका उपाप चयन से हास नहीं होता, मतलब हड्डियों में ये जाकर के बैठ गया। अब हमारे शरीर में बहुत प्रकार की क्रियाएं चलती है, उपचयी और अपचयी, उन क्रियाओं से ये नष्ट नहीं होना चाहिए, ये केवल रेडियो एक्टिव विघटन से ही नष्ट होना चाहिए। तो बताइए 10 साल का हो जाएगा वो शिशु, तो फिर उसमें ये 1 माइक्रोग्राम में से कितना बचेगा, और यही अगर 60 वर्ष का हो जाएगा तो फिर 1 माइक्रोग्राम में से कितना बचेगा। तो रिमेनिंग पार्ट हमें यहां से कैलकुलेट करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहां पर जब आप बात करते हो ऐसे पदार्थों की, तो ये रेडियो एक्टिव विघटन प्रदर्शित करते हैं, और रेडियो एक्टिव विघटन प्रदर्शित करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर वाले हैं। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी। ओके, और लॉग स्टार्ट में कितना था और अब कितना बचा, तो देखिए स्टार्ट में कितना था, ये वैल्यू दी हुई है 1 माइक्रोग्राम, और ये बताया कि 10 साल के बाद में टी की जगह में कितना लिख दूंगा 10 ईयर, 10 साल बाद में कितना बचेगा ये हमें निकालना है। या बचा हुआ ही तो आता है, कितनी मात्रा रह जाएगी। अब हमें क्या पता होना चाहिए के, और के न दे करके अर्धायुकाल दे दिया, अर्धायुकाल वर्ष में दिया है और यहां भी समय वर्ष में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अर्धायुकाल दे दिया हो तो के निकालने का सूत्र होता है 0.693 बटे अर्धायुकाल। कितना है अर्धायुकाल 28.1। तो के की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लॉग R0 है 1, शुरू में 1 माइक्रोग्राम लिया था, और अब कितना बचेगा उसे x मान लेता हूं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा log 1/x। बिल्कुल आसान सॉल्यूशन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 0.693 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 28.1, ये हमारे पास आ गया। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे, हल तो हमें करना ही पड़ेगा, तो ये वैल्यू आती है अप्रोक्स 0.103 के आसपास, ये लगभग ये वैल्यू आ रही है। अब हमें तो x चाहिए, कितना बच गया, तो इसके लिए लॉग उठाने के लिए एंटीलॉग लेंगे। इस साइड का एंटीलॉग लोगे तो ये 1/x आ जाएगा, इस साइड का एंटीलॉग लोगे तो इसका एंटीलॉग लेना पता है ना आपको, पॉइंट के पहले जो भी वैल्यू है वो 10 की पावर में चला जाएगी। और अब ये
0.103, ये log कितने का मान होता है? आपको पता है log 1 का मान होता है 0 और log 2 का मान कितना होता है? log 2 का होता है 0.3। तो ये वैल्यू 0 से तो ज्यादा है, देखो 0.103 और 0.3 से कम है। इसका मतलब log 1 से तो ज्यादा का मान है ये और log 2 से कम का मान है। तो ये लगभग 1.27 इसकी वैल्यू है। ठीक है, 10 की पावर 0 को 1 लिख ही देंगे हम, तो 1/x क्या आ जाएगा? 1/x आ जाएगा 1.27, तो x क्या आ जाएगा? 1/1.27, तो लगभग 0.77 के आसपास है। तो अगर आप 1 माइक्रोग्राम डालोगे तो लगभग 0.77 माइक्रोग्राम बच जाएगा। इसमें एंटीलॉग लेना पड़ेगा हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की। ये कब के लिए कर लिया आपने? 10 ईयर के लिए। 60 ईयर के लिए क्या करोगे? इस टाइम में t की जगह 60 लिख देना और इस पूरे को वापस से सॉल्व कर लेना। तो t टाइम के बाद कितनी बची हुई है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस ड्यूरेशन में आपको क्या लेना होता है? एंटीलॉग लेना होता है। इसको आप नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं वापस हटा देता हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये 30% पूर्ण हो गई है और इसके 30% पूर्ण होने में 40 मिनट लग रहे हैं। तो टी हाफ की कैलकुलेशन कीजिए। आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वहां क्या है? के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी। अच्छा, टी हमें कैलकुलेट करना है। टी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मैं इस फॉर्मूले को टी से ही स्टार्ट कर लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन में जब हमें पता ये पूछ रहा हो ना, इतना % होने में ये टाइम लगा है तो इतने % में कितना टाइम लगेगा, तो हम टी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। टी 2.303 डिवाइडेड बाई के, कितने % वाला निकालना आपको? टी हाफ निकालना है। टी हाफ का मतलब टी 50% मेरे को निकालना है। ओके, 2.303 बाई के log इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन जो बची हुई है। शुरू में कितना लिया था? तो टी हाफ का मतलब मैं शुरू में 100 लेता हूं तो बचेगा कितना? अब 50। ये टी 50% के लिए मैंने इक्वेशन लिखी थी। 50% पूर्ण होने में लगने वाला टाइम ये हुआ और दिया हुआ 30% का है तो मैं और क्या लिख सकता हूं? 30% के लिए इस इक्वेशन को लिख सकता हूं वही 2.303 डिवाइडेड बाई के एंड log शुरू में 100 और 30% पूरी हो गई तो बची कितनी है? फिर ये 70 बच गई है। समझ में आ गई ये कहानी? तो अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन आती है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर में या किसी और ऑर्डर की बात कर लो आप, जिसमें ये दिया जाता है क्या कि इतने % पूर्ण होने में 20% पूर्ण होने में ये टाइम लगा है तो 30% 40% का टाइम निकालिए। तो टाइम से आप उस इक्वेशन को स्टार्ट कर दो, 2 इक्वेशन बना करके एक दूसरे से डिवाइड कर दो। कर दिया आपने डिवाइड। अब क्या होने वाला है? अभी यहां पर 2.303 कैसे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया log 2, लिख देंगे इसको log 2, और ये log 10 माइनस log 7। कहानी क्लियर हो गई? log 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.3 है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती, और log 7 की वैल्यू 0.85। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब t 30% दिया हुआ है तो t 50% क्या होगा?
T 50% हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.15, ओके, उसे डिवाइड करोगे तो 0.15 आ जाएगा, इंटू T 30%। यहां से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां बहुत आसान तरीके से चीजें सॉल्व की जा सकती है, आसानी से हम चीजों को सीख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला इक्वेशन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 99 पॉइंट, ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, 99.9% एक रिएक्शन पूर्ण हो रही है फर्स्ट ऑर्डर, उसमें लगने वाले टाइम और 50% पूर्ण होने में लगने वाले टाइम में क्या रेशियो होगा। तो टाइम का रेशियो निकालना है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम 2.303 डिवाइडेड बाई के, एक नया क्वेश्चन बता दिया मैंने इसी बीच में। लॉग शुरू में कितना था, ये शुरू में 100 था, अब ये कितना है, तो 100 में से 99.9 पूरा हो गया, तो ये बचा कितना, 0.1 ही बचा। इसके लिए 2.303 डिवाइडेड बाई के, और लॉग शुरू में 100 था, अब कितना बचा 50, कैंसिल होना ही है, तो ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा log 10 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा log 2। आएगा नहीं समझ में, और 10 की पावर 3 है, 3 आगे आ जाएगा, और log 10 1 होता है, और log 2 0.3 होता है, तो आंसर क्या आ गया 10। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, T 99.9% पूर्ण होने में जो टाइम लग रहा है, वो T 50% जो था उसका कितने गुना था, उसका 10 गुना था, सॉरी 10 गुना था। कर सकते हो या नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए दो डिफरेंट ऐसे टाइम पूछ ले, जिसमें एक में x% पूरी हो रही है और एक में वो y% पूरी हो रही हो, तो दोनों टाइम का रेशियो लेकर के बहुत इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हटा देता हूं इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 543 केल्विन ताप पर एज़ोआइसोप्रोपेन के हेक्सेन और नाइट्रोजन में विघटन के लिए कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। हमारे पास एज़ोआइसोप्रोपेन है, एज़ोआइसोप्रोपेन मतलब CH3 होल ट्वाइस CH N डबल बॉन्ड N, देन फिर CH और CH3 का होल ट्वाइस। बताया था मैंने, एज़ोआइसोप्रोपेन का जब विघटन होता है तो ये एक तो N2 बनाता है और एक ये बनाता है हेक्सेन, और यह भी क्रिया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसके लिए कुछ डाटा हमें दिए गए हैं। डाटा क्या दिए गए हैं कि T इज इक्वल टू 0 पर, T इज इक्वल टू 360 पर और T इज इक्वल टू 720 पर हमें ये प्रेशर दिए हुए हैं। ओके, लिख लेंगे हम। T इज इक्वल टू 0 पर हमें जो प्रेशर दिया गया है वो प्रेशर दिया हुआ है 35 mm ऑफ Hg। तो जो शुरू में देते हैं वो एज़ोआइसोप्रोपेन का होता है, गैस ये भी क्रिया चल रही है, प्रेशर दे दिया। तो अब T 360 पर हमें जो प्रेशर दिया वो सबका मिलाकर दिया है, और सबका मिलाकर कितना दिया है 54। तो अब यहाँ टोटल प्रेशर 54 है, और निकालना क्या है हमें इसके लिए वेग स्थिरांक यानी K निकालना है। तो बताइए K का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2.303 डिवाइडेड बाई T कितना 360 इनटू लॉग क्रियाकारक का प्रारंभिक दाब 35 और क्रियाकारक का 360 सेकंड के बाद का दाब। तो इसका कितना बचेगा, टोटल तो 54 है, 54 में से इसका कितना है ये आपको पहले निकालना है। तो इसके लिए आप देख लीजिए, ये जो था इस 35 में से थोड़ा बहुत माइनस हुआ होगा, जरूर माइनस हुआ होगा, और जितना इसका माइनस हुआ है उतना इसका बना होगा, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 और इसका भी 1 है। तो इसमें से 1 माइनस होकर गया है, x माइनस होकर गया है, तो इसका x बना और इसका भी क्या बना, x बना। तो कुल मिलाकर के टोटल प्रेशर कितना हो गया, 35 में से x माइनस कर दिया, फिर x जोड़ दिया, और फिर क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। आगे नहीं समझ में। और ये टोटल कितना है, ये टोटल है 54। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई
यहां से x की वैल्यू आ गई 54 माइनस 35, यानी ये हमारे पास आ गया 19। ये जो x आ गया इसको यहां पुट कर दो तो इसका बचा हुआ दाब आ जाएगा 35 माइनस 19, लगभग कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो इसका शुरू में 35 था, 16 बच गया, 54 में से इसका 16 है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 16, और यहां से आप क्या निकाल लोगे k। अगर आप यहां से k निकालने के बजाय इस टाइम इंटरवल से k निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। अब दाब कितना हो गया 720 सेकंड के बाद में ये दाब 63 आ रहा है, और अब अगर ये दाब 63 आ रहा है तो आप फिर से k लिख सकते हो। जो यहां से क्या आया था वो का वो यहां से आएगा, क्योंकि k सेम रहता है। 2.303 डिवाइडेड बाई 720 लिख दूंगा मैं। शुरू में कितना दाब था, शुरू में तो 35 था, अब कितना है तो देख लीजिए, अब टोटल कितना है 64 में से इसका कितना ये तो निकालना है, इज इक्वल टू वही 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो x क्या हो गया, x हो गया 64 माइनस 35, यानी ये आ गया 27, सॉरी 29। ओके, तो ये हमारे पास x आ गया 29। इस 29 को हम यहां पुट कर लेंगे, क्योंकि जो एजोआइसोप्रोपेन था, एजोआइसोप्रोपेन का प्रेशर वो था 35 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या है 29 है। तो ये बच गया कितना, ये बच गया हमारे पास 6, तो ये वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे। और क्या आप यहां से निकालोगे वो और यहां से निकालोगे वो बिल्कुल सेम आने वाला है, तो कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। यहां से हम के कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ता हूं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वही गैसीय अभिक्रिया है। इस बार SO2Cl2, ये जो SO2Cl2 है ये डिसोसिएट होकर के क्या बना रही है, ये बना रही है SO2 और Cl2। T इज इक्वल टू 0 पर SO2Cl2 का प्रेशर है 0.5 atm और T इज इक्वल टू 100 सेकेंड पर इसका प्रेशर आ रहा है, टोटल प्रेशर आ रहा है 0.6। तो टोटल अगर 0.6 आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिख देंगे, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 0.5 माइनस एक्स, यहां से x निकलेगा तो ये x बनेगा और ये भी x बनेगा। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये टोटल कितना है 0.6, तो x यहां से आ गया 0.1। तो ये x की वैल्यू यहां पुट कर दोगे आप, समझ में ये चीज, और 0.1 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.4। तो बताओ यहां से k कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं, k आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई कितना टाइम हो गया 100 सेकेंड, लॉग शुरू में कितना प्रेशर था 0.5 और अब कितना प्रेशर है 0.4, इसे कैंसिल हो गया, लॉग 5/4, लॉग 5 का मान होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और आगे अगर आप सोल्व करोगे इसको तो k 2.303/100, log 5 माइनस log 4, log 5 0.7 होता है, log 4 0.6 होता है, तो ये 0.1 बच गया। तो k हो गया 2.3 इंटू 10 की पावर -3, यहां से क्या आ गया हमारे पास पर सेकेंड में। अगर आपको k चाहिए तो यहां से मिल जाएगा, समझ में यही कहानी हुआ। लेकिन क्वेश्चन में k नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस समय अभिक्रिया का वेग बताइए जब कुल दाब 0.65 हो जाएगा। तो आपको किसी भी क्षण का वेग चाहिए, तो उसका वेग निकालने के लिए, क्षण का वेग निकालने के लिए दर नियम, रेट इज इक्वल टू के, और उस क्षण उसका क्या प्रेशर था SO2Cl2 का, और उसके पावर 1, क्योंकि प्रथम कोटि की है। तो के तो आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया, 2.3 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है, और प्रेशर SO2Cl2 का, SO2Cl2 का तो नहीं दिया गया, लेकिन कुल कितना दिया है 0.65, तो यहां से निकाल लो। इस बार हम क्या करेंगे, ये सेम ये वाला काम दोबारा करेंगे, 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इस बार टोटल 0.65 हो रहा है, ध्यान देना। तो x यहां से निकालोगे तो 0.15 आएगा, और ये 0.15 आप क्या पुट करोगे, तो
तो हमारे पास आ जाएगा 0.35। ओके, तो यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.35 की पावर 1, ये आपके लिए रेट आ जाएगी। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से यूज ले।